एक बार बादशाह अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए घर घर घूमने निकला। वह जहां भी गया लगा उसे बुरी हालत में मिले, लेकिन डर के मारे सभी ने यही कहा कि वह सब मजे में हैं। उन्हें बादशाह या उसके मुलाजिमों से कोई शिकायत नहीं है। इसी क्रम में बादशाह खोजा के घर भी पहुंचा। उसने देखा कि खोजा अपने बिना छत वाले घर में हाथ पर हाथ धरे बैठा है। न तो उसे बादशाह के आने की खुशी है और न कहीं जाने की जल्दी। बादशाह ने खोजा से कहा, खोजा, जरा मुझे अपनी जमीनें तो दिखाओ। खोजा बोला, जहांपना, जमीनें कहाँ से दिखाऊं? मेरी ज्यादातर जमीनें तो तहसीलदार के कब्जे में हैं। कुछ थोड़ी सी जमीन ही बची है मेरे पास। ऐसा क्यों? बादशाह ने पूछा। खोजा ने बताया, कई साल सूखा पड़ने के कारण मैं जमीनों का लगाना नहीं दे पाया था। बादशाह ने आगे पूछा, तुम्हारा अनाज कहाँ है? खोजा बोला, जहांपना, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, सूखा पड़ने से अनाज ज्यादा नहीं हुआ था। जितना हुआ था, जितना हुआ था, वह सारा का सारा आपके महल में पहुंच चुका है। तुम्हारे मकान की छत कहाँ है? बादशाह ने अगला सवाल पूछा। उसे वह साहूकार ले गया जिससे मैंने फसल बोले लिए बीज उधार लिया था। खोजा ने जवाब दिया। और तुम्हारे घर फर्नीचर, चारपाई आदि, उन सब का क्या हुआ? बादशाह ने पूछा। वह आयकर न चुका पाने के कारण काजी उठा ले गया। तुम्हारा बेटा कहाँ है? बादशाह ने इस नियत से पूछा कि जैसे ही वह अपने बेटे को हाजिर करेगा, हम उसे अपनी फौज में मुलाजिम रखने का ऐलान करके इसे खुश कर देंगे। खोजा ने किसी को पुकारने के लिए आवाज देने की बजाय स्पाट सा जवाब दिया, हुजूर, जिला अधिकारी के जुल्म की वजह से उसकी मौत हो गई है। और तुम्हारी पत्नी, वह कहाँ है? बादशाह ने थोड़ी मासूमी के साथ पूछा। इस सवाल को करने से पहले सोचा था कि वह इस दुखी आदमी की पत्नी को इसके साथ न छोड़ने के लिए कहेगा। इस डर से कि उसे देखकर कहीं आप उस पर रीझ न जाएं, मैंने उसे छिपा दिया है। खोजा ने दो टूक लफ्जों में कहा। तुम्हारी हर बात झूठी है खोजा। आखिर तुम्हारी मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? बादशाह ने गरज कर कहा। इस पर खोजा ने उत्तर दिया, नहीं जहांपना, यह बातें सच्ची हैं। दूसरों की तरह यदि मैं भी आपके सामने झूठ बोलता कि मजे में हूँ, आपकी प्रजा होना गौरव की बात मानता हूँ, आपके मुलाजिम बड़े नेक और इंसाफ परस्त है, तो शायद आप इतने गुस्से में न आते। बादशाह मुंह लटकाए खोजा के घर से निकला और किसी का दरवाजा खटखटाने की बजाय वह सीधा अपने महल की ओर चल पड़ा। एक दिन खोजा के एक दोस्त ने अपने घर पर दावत के लिए कई लोगों को बुलाया। खोजा से उसकी दोस्ती लंबे अरसे से चली आ रही थी। इस बीच खोजा तो अपने पुराने हाल में ही बना हुआ था, लेकिन उसका दोस्त काफी अमीर बन चुका था। दरअसल दावत के बहाने वह अपने दोस्तों को अपनी कामयाबी के बारे में बताना चाहता था, उन्हें अपनी समृद्धि दिखाना चाहता था। दावत के लिए उसके सब दोस्त तो सज-धज कर पहुंचे, लेकिन खोजा अपने सादे लिबास में ही पहुंचा, जिसे वह रोजाना पहनता था। खोजा के उस दोस्त ने खोजा को रोजाना पहनने वाले लिबास में देखा तो उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह न तो खोजा का स्वागत करेगा और न उसे मकान के अंदर आने देगा। ज्यों ही खोजा उसके दरवाजे पर पहुंचा, खोजा के दोस्त ने न तो उससे हाथ मिलाया और न अंदर आने को कहा। दोस्त को डर था कि इतने गरीब आदमी के साथ दोस्ती रखने की वजह से कहीं लोग उसकी खिल्ली न उड़ाएं। खोजा बिना मायूस हुए अपने घर लौट आया। घर लौटने के बाद खोजा ने नए कपड़े पहने और फिर उसी दोस्त के घर जा पहुंचा। इस बार उसके दोस्त ने उसकी खूब खातिर की। फिर दस्तरखान पर रखे पकवानों की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे अजीज दोस्त,
आइए नोश फरमाइए। खोजा ने पकवानों में से एक पकवान उठाया और अपने पोशाक पर डालने लगा। वहां मौजूद सारे मेहमान खाना छोड़कर खोजा की तरफ हैरत भरी नजरों से देखने लगे। सबके हाथ रुके हुए देखकर खोजा के मेजबान दोस्त ने भी खोजा की ओर देखा। उसे खोजा की यह हरकत कुछ अजीब सी लगी। उसने पूछा, खोजा, आप यह क्या कर रहे हैं? खोजा ने जवाब दिया, मेरे प्यारे दोस्त, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपनी इस शानदार पोशाक को खाना खिला रहा हूं जिसे आपने इतनी इज्जत दी है। यदि मैं इस पोशाक को पहनकर न आया होता तो इस बार भी आपने मुझे यकीनन घर से निकाल दिया होता। दरअसल आपके घर में मेरी नहीं, इस पोशाक की इज्जत हुई है, इसलिए खाना खाने का हक भी मुझे नहीं, मेरी पोशाक को है। कहना न होगा कि खोजा की खरीखरी बातें सुनकर उसका दोस्त ही नहीं, उसके मेहमान भी बहुत शर्मिंदा हुए। एक दिन बादशाह ने खोजा से पूछा, खोजा, क्या यह बात सच है कि कारीगर लोग मालिक की आंखों में धूल झोंककर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं? लोगों में इस बारे में बराबर चर्चा सुनने में नजर आती है। खोजा बोला, जहांपना, यह तो आंखों देखी कानों सुनी बात है, जो जिस काम को करता है वह उसमें निपुण हो ही जाता है। बादशाह ने फिर पूछा, तो क्या सुनार, लोहार, दर्जी पेशे के लोग सभी चोर ही होते हैं? खोजा ने उत्तर दिया, मैं यह कैसे कह सकता हूँ जहांपनाह कि सभी कारीगर चोर ही होते हैं, परंतु फिर भी कितनों की चोरी जग जाहिर हो चुकी है, जैसे सुनार को ही लीजिए। इनके संबंध में लोगों का यकीन है कि चाहे कोई कितनी ही चौकसी कर ले, सुनार उनके सोने में से कुछ न कुछ माल चोरी कर ही लेते हैं। इनकी ये चालाकी की कला दुनिया भर में मशहूर है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया की बातें तो दरकिनार रहीं, सुनार तो अपनी मां बेटी बहनों के जेवरातों में से भी सोने की चोरी कर लेते हैं। यदि चुराना भूल गए तो समझो उस रात उन्हें नींद ही नहीं आती। खोजा ने आगे कहा, इस तरह की एक घटना तो मेरे सामने ही घटी थी, इजाजत हो तो वह सुना दूं। हाँ हाँ, इजाजत है, सुनाओ, बादशाह ने कहा। जहांपनाह, इसी शहर में बहुत पहले एक बूढ़ा सुनार रहा करता था। वह इतना बूढ़ा हो चुका था कि काम के दौरान उसके हाथ कांपने लगे थे। तब उसने अपने बेटे को सुनारी का काम सिखाना शुरू किया। बेटे ने बाप से सभी गुर सीख लिए कि ग्राहक सामने बैठा हो तब भी उसके जेवरात में से किस तरह सोना निकाला जा सकता है, या यह कि किस प्रकार उसके सोने को उसके सामने तौलकर भी कैसे कम दिखाया जा सकता है। बूढ़े सुनार ने इस धंधे के सभी गुर अपने बेटे को बता दिए। इत्तफाक से एक दिन उसकी बेटी उसके पास आ गई। वह अपने साथ कुछ सोना लेकर आई थी और चाहती थी कि उसका भाई उसके सोने से उसके लिए कुछ आभूषण तैयार करा दे। बेटी को दूसरे सुनारों पर यकीन नहीं था। एक सुनार की बेटी होने के कारण वह जानती थी कि कहाँ हेराफेरी की गुंजाइश होती है, इसलिए उसने अपने भाई से अपने गहने बनवाने का फैसला कर लिया था। अपना सारा सोना तुलवाने के बाद सुनार की बेटी ने अपने पिता और भाई से कह दिया कि वह इस सोने से अमुक अमुक गहने बना दे। अब तो सुनार और उसके बेटे के सामने यह समस्या पैदा हो गई कि वह अपने खून के साथ दगाबाजी कैसे करें। सुनार की बेटी अपने पिता और भाई के पास उसकी कार्यशाला में बैठी रहती थी, लेकिन बाप और बेटे ने संकेतों की भाषा में बोलकर अपनी बेटी को चकमा दे दिया। जितने वजन का सोना बेटी ने अपने पिता को सौंपा था, उतने वजन का सोना तो पूरा कर दिया, लेकिन सोने का कुछ अंश निकालकर उसमें तांबा मिला दिया। अब बेटी भी खुश और उसका पिता व भाई भी खुश। ये कहानी सुनाकर खोजा ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि लोगों के इस विश्वास में कि कारीगर कभी तौल पूरी करके नहीं देता, में कुछ तो दम है ही। तुम ठीक कहते हो खोजा, बादशाह ने कहा, न जाने कब यह गंदी आदत छूटेगी कारीगरों की।
खुदा के सामने जहांपना। जब उसके सामने कर्मों का कच्चा चिट्ठा खुलेगा तब ऐसे लोगों को उनके गंदे कर्मों का चुन चुनकर हिसाब देना पड़ेगा। उन्हें बुराई की आग में जलना पड़ेगा। तब ऐसे लोग उसके खुदा के सामने गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे, किंतु उनकी करनी का फल तो उन्हें हर हाल में भुगतना ही होगा। नंगर में एक सेठ के घर चोरी हो गई। चोर सेठ के घर में रखे आभूषण, नकदी आदि सभी चुरा ले गए। सेठ का ध्यान सबसे पहले अपने नौकरों पर ही गया, लेकिन कोई भी नौकर गायब नहीं था। तब वह नसरुद्दीन खोजा के पास पहुंचा, जो उन दिनों बादशाह का सहायक बना हुआ था। सेठ ने खोजा से कहा, जनाब, मुझे अपने नौकरों पर चोरी का शक है, लेकिन मैंने उनमें से किसी को चोरी करते देखा नहीं है। अब आप ही मेहरबानी करके मेरे यहाँ चोरी करने वाले का पता लगाकर उसे सजा दीजिए, ताकि चोरी हुआ मेरा धन मुझे वापस मिल सके। आप परेशान न हो सेठ जी, खोजा ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। पहले मुझे यह बताइए कि आपके घर में नौकरों की तादाद कितनी है। मेरे घर में 6 नौकर हैं जनाब, सेठ ने बताया। तब ठीक है, हम तुम्हारी हवेली पर चलते हैं। आप उन सबका परिचय करा देना। सेठ खोजा को अपनी हवेली में ले गया। उसने सभी नौकर खोजा के सामने पेश कर दिए। खोजा ने एक एक करके सभी का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन सभी नौकरों के चेहरों पर किसी तरह के कोई भाव नहीं दिखाई दिए। लेकिन खोजा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक तरकीब से काम लिया। उसने रुई का एक मजबूत धागा मंगवाया। उस धागे के उसने 6 बराबर बराबर के टुकड़े किए और धागे का एक एक टुकड़ा छहों को देते हुए कुछ मंत्र पढ़ते हुए बोला, मैंने इस धागे के बराबर बराबर टुकड़े कर तुम 6 व्यक्तियों को दिए हैं। कल सुबह मैं फिर आऊंगा और इन धागे के टुकड़ों का परीक्षण करूंगा। तुम में से जिसने भी चोरी को होगी, उसका धागा 1 इंच बढ़ जाएगा। ऐसा कहकर उसने 6 नौकरों को अलग अलग कोठरियों में बंद करवा दिया, जिससे कि वे आपस में कोई बातचीत न कर सकें। फिर वह वहां से चला आया। अगले दिन सुबह के समय खोजा कुछ सिपाहियों को साथ लेकर सेठ की हवेली पर जा पहुंचा। उसने सभी 6 नौकरों को कोठरियों से बाहर निकलवाया और सभी से अपने अपने धागे के टुकड़े को दिखाने को कहा। परीक्षण करने पर उन नौकरों में से 5 के धागे तो ठीक उतने ही इंच मिले जितने इंच के उन्हें दिए गए थे, किंतु एक का धागा 1 इंच छोटा मिला। जब खोजा के सिपाहियों ने उस पर कोड़ा फटकारना शुरू किया तो उसने सच्चाई उगल दी। दरअसल रात के समय उसने यह समझकर अपना धागा 1 इंच दांतों से काटकर छोटा कर लिया था कि सुबह होने से पहले यह धागा औरों को दिए गए धागों के बराबर हो जाएगा, लेकिन खोजा ने तो चोर पकड़ने का एक झांसा दिया था और वह वास्तविक चोर उसके झांसे में आ फंसा। 1 घंटे की मशक्कत के बाद सेठ के घर से चुराया सारा माल भी बरामद हो गया। चोर को कैदखाने में डाल दिया गया और सेठ को उसका माल लौटा दिया गया। सेठ ने खोजा का बहुत आभार माना और उसे इनाम देना चाहा, लेकिन खोजा ने यह कहते हुए इनाम लेने से इनकार कर दिया कि यह उसका कर्तव्य था। खोजा के इस कृत्य से बादशाह भी बेहद खुश हुआ। उसने खोजा की पीठ थपथपाकर उसे शाबाशी दी। इससे खोजा का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। एक बार कई अक्लमंद आदमी एक साथ नदी के उस पार जाने के लिए नदी के तट पर पहुंचे। उन्हें नदी के उस पार जाना था, लेकिन तब वहां कोई नाव न होने के कारण इंतजार करने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अभी उन्हें वहां पहुंचे कुछ ही देर हुई थी कि एक अक्लमंद आदमी को एक उलझन ने घेर लिए। उसने अपने तमाम अक्लमंद साथियों के सामने अपनी उलझन बयान की। साथियों, यदि किसी दिन इस नदी में आग लग जाए तो इसमें रहने वाली मछलियां का क्या होगा? वे बेचारी कहाँ जाएंगी?
उलझन सुनते ही सभी अक्लमंद इस उलझन का हल खोजने में जुट गए, लेकिन हाल यह था कि उनमें से किसी के भी दिमाग में उस उलझन को सुलझाने का उपाय समझ में ही नहीं आ रहा था। सभी उस उलझन का हल खोजने में इतने व्यस्त थे कि एक बार भी किसी नाव की तरफ देखा तक नहीं। फिर दूसरा दिन गुजर गया, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। इस बीच न तो किसी अक्लमंद को कोई हल सूझा और न कोई वहां से टस से मस ही हुआ। वे सब अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहे। तब कुछ लोगों ने बादशाह को यह खबर पहुंचाई कि 5 दिन से कुछ अक्लमंद जाने किस उधेड़बुन में हैं। यदि कुछ दिन यही हाल रहा तो सबके सब भूतपूर्व हो जाएंगे। तब मुल्क में एक ही अक्लमंद खोजा बचा रह जाएगा। इसलिए बादशाह को फिक्र करनी चाहिए। बादशाह के आदेश पर वजीर अक्लमंदों के पास गया और उनसे बातचीत की। वजीर के पूछने पर अक्लमंदों ने उसे अपनी उलझन बताई। वजीरे ने उन्हें सलाह दी, आप सबको तो अपनी उलझन का हल मिल नहीं रहा है। इतने दिन तक नहीं मिला, इसका मतलब यह हुआ कि आगे भी नहीं मिलने वाला। हमारा मुल्क एक साथ इतने अक्लमंदों से हाथ नहीं धोना चाहता, इसलिए की और आपकी भलाई इसी में है कि अपनी जिद और गरूर छोड़कर आप में से जो अक्लमंद हो उसे खोजा के पास भेजिए। हो सकता है वह कोई हल बता दे। तब उन्होंने इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे ज्यादा अक्लमंद आदमी को खोजा के पास भेजा। खोजा ने सवाल सुनते ही फौरन जवाब दिया, अरे भाई, तुम इस मामूली से सवाल के बारे में इतने परेशान क्यों हो? अगर नदी में आग लग ही गई तो क्या मछलियां पेड़ पर नहीं चढ़ जाएंगी? खोजा से अपनी उलझन का हल जानकर वह अक्लमंद आदमी बेहद खुश हुआ। वह फटाफट अपने साथियों के पास पहुंचा और उन्हें खोजा का उत्तर सुनाया। हल मिलते ही वे तमाम लोग खुशी से झूमने लगे। एक दिन खोजा एक बड़ी सी नदी के किनारे अकेला बैठा था। इतने में 2 मोटे ताजे आदमी वहां आ पहुंचे। नदी पर पल नहीं था। दोनों खोजा से प्रार्थना करने लगे, भाई, हम दोनों राजधानी के बड़े सेठ हैं। अगर आप हमें अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दें तो हम आपको 1-1 रुपया देंगे। खोजा बोला, नदी का बहाव बहुत तेज है, पानी काफी गहरा है। अगर मैं या आप दोनों बह गए तो क्या होगा? कोई बात नहीं भाई, व्यापारियों के लिए जान से ज्यादा पैसों की कीमत है। एक सेठ ने कहा, इस बात की चिंता मत करो भाई, अगर हम नदी में बह भी गए तो आपको दोषी नहीं ठहराएंगे। दूसरा सेठ पहले का समर्थन करता हुआ बोला। खोजा कुछ सोच में पड़ गया। तभी पहला सेठ बोला, और रहा आपको डूबने या बहने का सवाल, तो भाई मेरे आप जैसे गरीब आदमी का जीना मरना तो लगा ही रहता है। बिना पैसे धेले तो आप यूं भी मरे हुए आदमी के समान ही हैं। हाँ, हमें नदी पार करवाने में अगर आप कामयाब हो गए तो आपकी जेब में 2 रुपए आ जाएंगे। कल्पना करो, इन 2 रुपयों से तुम्हारा कितना काम निकलेगा। खोजा को उन सेठों की बातें सुनकर बड़ा दुख पहुंचा। उसने महसूस किया कि दोनों सेठ महास्वार्थी हैं। मुझसे मदद मांग रहे हैं, पर मेरे मरने जीने की इन्हें तनिक भी चिंता नहीं है। खोजा ने पक्का इदारा कर लिया कि इन सेठों को सबक जरूर सिखाना चाहिए। इन्हें बता ही दूं कि मरना कैसा होता है। तब उसने सेठों से कहा, जब आप इतनी जिद कर रहे हैं तो ठीक है, मैं आपको नदी पार करने के लिए तैयार हूं। उसने एक सेठ को नदी पार करा दी और उससे 1 रुपया वसूल कर लिया। जब दूसरे सेठ को पीठ पर लादकर मझधार में पहुंचा तो जानबूझकर फिसल गया और नदी में गिर गया। सेठ भी नदी में बह गया। यह देखकर उस पार खड़ा सेठ फूट फूट कर रोने लगा। खोजा भी उस पार पहुंचकर रोने लगा और मातम मनाने लगा। यह देखकर सेठ चकित होकर उससे पूछा, मैं तो अपने साथी की मौत पर रो रो कर मातम मना रहा हूं, तुम क्यों रो रहे हो भाई?
खोजा बोला, मैं तो अपने दूसरे रुपए का मातम मना रहा हूं, क्योंकि नदी में सेठ के साथ वह भी बह गया है। आप ही ने तो कहा था कि रुपए से बढ़कर दुनिया में और कोई चीज नहीं होती। एक बार बादशाह ने देश के तमाम बड़े अफसरों, रईसों और बुद्धिमान लोगों को अपने यहाँ भोज पर आमंत्रित किया। सभी लोग सज-धज कर बादशाह के यहाँ पहुंचे। इन मेहमानों में खोजा नसरुद्दीन भी था। बादशाह के निमंत्रण पर आए उन सभी लोगों में से किसी की भी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि आखिर हमारे कंजूस बादशाह ने यह दावत दी तो क्यों दी। सबसे ज्यादा उलझन में था खोजा। बादशाह के यहाँ दावत पर पहुंचे सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि बादशाह ने उन्हें बुलाया है तो शायद इसलिए कि वह उन्हें खिला पिलाकर कई महीनों तक नए नए बहानों से नए नए टैक्स लगाकर उनसे दावत की कीमत वसूल कर लेगा। लेकिन खोजा के पास तो एक गधे के अतिरिक्त और कोई पूंजी भी नहीं है। वैसे भी बादशाह जिन दिनों बीमार चल रहा था, तब खोजा ने दूर की सोची थी। उसके बाद तो बादशाह को खोजा की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए थी। खैर, दस्तरखान बिछे, सबने छक कर भोजन किया, डकारे ली और रवानगी की तैयारियां करने लगे। तभी देखते क्या है कि राजमहल के भीतर से कुछ राजकर्मचारी उपहारों के टोकरे लेकर आ रहे हैं। पहले तो उन्हें यही लगा कि जो उपहार लेकर वे यहाँ आए थे और बादशाह की नजर किए थे वही उपहार वापस आ रहे हैं, लेकिन जब तमाम टोकरों में एक जैसी चीजें ही नजर आईं तो उनका अंदाज गलत निकला। बादशाह ने तमाम मेहमानों को कपड़ों का एक जोड़ा भेंट किया। सबसे अंत में बारी आई खोजा की। उसे भी एक जोड़े कपड़ा भेंट किया गया, लेकिन खोजा को दिया गया जोड़ा बाकी तमाम जोड़ों से एकदम अलग था। वह जोड़ा आदमी के पहनने वाले कपड़े का न होकर गधे की पीठ पर रखे जाने वाले जामे का था। खोजा ने जैसे ही उस जोड़े को खेल कर देखा, उसे समझते देर नहीं लगी कि उसे अपमानित करने के उद्देश्य से ही उसे इस दावत में आमंत्रित किया गया है। सबके सामने बादशाह ने उसे यह जताने की कोशिश की है कि वह एक जोड़ी कपड़े के लायक भी नहीं है। बादशाह की निगाह में मुझे ज्यादा औकात मेरे गधे की है। फिर इससे पहले कि वहां मौजूद मेहमान खोजा की हंसी उड़ाएं, खोजा ने हंसते हुए कहा, मेहरबानो, आप सब देख रहे हैं कि बादशाह हुजूर मुझे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए उन्होंने आप सबको तो बाजार में मिलने वाले आम रेशम के कपड़े का जोड़ा दिया है, लेकिन मुझे तो उन्होंने स्वयं का जमा ही भेंट में दे दिया है। खोजा की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी मेहमान ठहाके लगाकर हंसने लगे, लेकिन बादशाह के चेहरे पर जैसे कालिक ही पुत गई। वह मुंह फेरकर चुपचाप महल में चला गया। खोजा का एक दोस्त था। बचपन में दोनों में दांत काटी दोस्ती थी। बाद में वह दोस्त राजधानी में एक बड़ा अफसर बन गया। यह जानकर खोजा बहुत खुश हुआ था। जब खोजा बादशाह के कहने पर राजधानी में आकर रहने लगा, तब उसने एक बार अपने उस दोस्त से मिलने का मन बना लिया। जब से खोजा का दोस्त अफसर बना था, तब से खोजा की न तो कभी उससे मुलाकात ही हुई थी और न ही शायद उसे यह खबर था कि उसके बचपन का दोस्त वह गरीब घर का लड़का ही आज का मशहूर खोजा नसरुद्दीन कहलाता है। खैर, एक दिन खोजा अपने जाने पहचाने लिबास में अपने दोस्त अफसर के घर जा पहुंचा। अफसर के दरबान के पूछने पर खोजा ने बताया कि मेरा नाम नसीर है, मैं अफसर के गांव का रहने वाला हूं। दरबान ने खोजा को सिर से पांव तक गैर से देखा। उसे पहली नजर में तो यही मालूम हुआ कि हो न हो जो उसके सामने खड़ा है वह खोजा नसरुद्दीन है, पर खोजा ने अपना जो परिचय दिया उसके बाद यही मानना पड़ा कि नहीं, यह तो कोई और नसीर है जो अपने आप को खामखां उसके अफसर मालिक का बचपन का दोस्त बता रहा है। दरबार ने खोजा को दरवाजे के बाहर रोका और खुद भीतर अफसर को उसके आने की खबर देने चला गया।
दरबान से सूचना पाते ही अफसर खुद बाहर आया। उसकी नजर एक अजीब से आदमी पर पड़ी। अफसर ने मन ही मन अपने आप से कहा, लगता है नासिर अब भी कंगाल का कंगाल ही है। उसके मन में यह डर भी पैदा हुआ कि एक गरीब किसान का दोस्त कहलाने से कहीं उसकी इज्जत धूल में न मिल जाए। इसलिए उसने खोजा से किसी अजनबी जैसा सलूक करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? यह सुनते ही खोजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं नसीर उर्फ नसरुद्दीन हूँ, तुम्हारे बचपन का पक्का दोस्त। मैंने सुना है तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी हैं, इसलिए तुम्हारी देखभाल करने आया हूँ। कौन जानता था कि अफसर बनने के बाद तुम अंधे हो जाओगे? खोजा की फटकार और खरीखरी बात सुनते ही उसका अफसर दोस्त बहुत शर्मिंद हुआ और माफी मांगता हुआ उसे जबरन अपनी हवेली के भीतर ले गया। दरबान ने जो यह हाल देखा तो उसे यह समझते देर नहीं लगी कि हो न हो यह जरूर खोजा नसरुद्दीन हो है। भला और किसमें हिम्मत है जो अफसर को यूं मुंह तोड़ सबक सिखाए। एक दिन बादशाह अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। उसके पास ही खोजा मुस्तैदी के साथ खड़ा था। अभी थोड़ी देर पहले ही दोनों में किसी मसले पर विचार विमर्श हुआ था, जिसमें खोजा ने बादशाह को अपनी राय बताई थी और बादशाह ने खोजा की राय पर रजामंदी जाहिर की थी। तभी बादशाह ने उस मसले से अपना ध्यान हटाया और अचानक खोजा से पूछा लिया, खोजा, ये राजकाज के मसले तो कभी खत्म नहीं होंगे। क्यों न कुछ देर के लिए ध्यान राजकाज से हटाकर हंसी ठिठोली की ओर लगाया जाए। आप हंसी ठिठोली के रंग में हैं, आलमपना। खोजा भी मुस्कराकर बोला, मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो करिए। बादशाह बोला, खोजा, अभी कुछ वर्ष पहले ही तुमने शादी की है। तुम अपनी बेगम का तो ख्याल रखते ही होंगे? हाँ जहांपना, अपनी बेगम को भला कौन नहीं चाहता। तब तो तुम जरूर ही यह बता सकोगे कि तुम्हारी बेगम हाथों में कितनी चूड़ियां पहनती हैं। खोजा खामोश रहा। उससे कोई जवाब देते नहीं बना। लेकिन बादशाह था कि उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने फिर से पूछा, बताओ खोजा, तुम्हारी बेगम हाथों में कितनी चूड़ियां पहनती हैं? खोजा ने कहा, आलमपना, अपनी बेगम के हाथों की चूड़ियां गिनने का तो मुझे कभी समय ही नहीं मिला। न मैंने कभी उसकी चूड़ियां की तरफ कभी ध्यान दिया। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। हाँ हाँ जरूर पूछो, बादशाह ने आनंदित होते हुए कहा। हुजूर, आप अपनी प्यारी दाढ़ी पर दिन भर में न जाने कितनी बार हाथ फिराते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? खोजा के इस अटपटे प्रश्न से बादशाह बौखला गया। कुछ पल रुककर उसने कहा, खोजा, इस सवाल का जवाब देना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा सवाल आसान है, तुमने जरूर अपनी बेगम की चूड़ियां गिनी होंगी। खोजा ने उत्तर दिया, आलमपना, स्त्री के हाथ की चूड़ियां गिनना भी असंभव ही है। कारण यह कि स्त्रियां अपनी इच्छानुसार चूड़ियां की संख्या घटाया बढ़ाया करती हैं, किंतु जिस दरवाजे की सीढ़ियों से आप रोजाना आया जाया करते हैं, क्या उनकी संख्या ठीक ठीक बता सकते हैं? बादशाह बोला, खोजा, मुझे वह सीढ़ियां गिनने का कभी मौका ही नहीं मिला। इस पर खोजा ने कहा, जब सीढ़ियां जैसी ठोस और निश्चित रहने वाली चीजों की गिनती नहीं की तो फिर चूड़ियां कैसे गिनी जा सकती है? खोजा के ऐसे तथ्यपूर्ण उत्तर को सुनकर बादशाह खुश हो गया। उसने खोजा को पुरस्कार दिया और भविष्य में भी ऐसे तर्कपूर्ण उत्तर देने की शुभकामना दी। एक बार खोजा और उसका दोस्त पिकनिक मनाने के लिए निकले। शहर से दूर एक हरी भरी जगह पर पहुंचकर उन्होंने डेरा जमाया। गधे को चरने के लिए छोड़ा और स्वयं भी सैर सपाटा करने निकल पड़े।
थोड़ी देर सैर के बाद जब पेट में भूख से कुलबुले से उठने लगे तो अपने सामान के पास आए और पुलाव पकाने लगे। जैसे ही खोजा ने सारा सामान फैलाया, उसका दोस्त बोला, खोजा, मुझे न तो आग जलानी आती है और न ही सब्जी काटनी आती है और न आग पर देगची रखनी। मुझे दरअसल कुछ नहीं आता। यह कहकर वह एक पेड़ की छाया में चादर तान कर सो गया। खोजा ने गाजर काटी, आग जलाई और उस पर देगची रख दी। फिर उसने आधे चावल देगची में डाले, बाकी आधे पोटली में ही रखे छोड़ दिए और पोटली को हिफाजत से रख दिया। पुलाव पकने में जितनी देर लगी, खोजा पुलाव का पकना एकटक देखता रहा। जब पुलाव तैयार हो गया तब उसे आग पर से उतारकर थोड़ा ठंडा होने के लिए जमीन पर रख छोड़ा। पुलाव खूब स्वादिष्ट बना था। उसकी खुशबू से खोजा का गधा भी प्रभावित हुए बिना न रह सका। वह घास चरना छोड़ खोजा के पास आकर अपनी दम हिलाने लगा। खोजा ने एक बार अपने सोए हुए दोस्त की ओर देखा, फिर अपने प्यारे गधे को। अगले ही पल उसने कुछ पुलाव अपने सामने रखी थाली में परोस और शेष अपने गधे के सामने रख दिया। फिर एक दूसरे के पूरक मालिक और सेवादार यानी खोजा और उसका गधा पुलाव का आनंद लेने में मशगूल हो गए। पुलाव वाकई जायकेदार बना था। खाते खाते खोजा के हाथ की बार थमे। उसने रह रहकर अपने दोस्त की ओर देखा। उसके मन में बार बार यह विचार आया कि उसे अपने दोस्त को जगा देना चाहिए, लेकिन हर बार उसने अपना इरादा त्याग दिया। उसने तय किया कि ऐसे दोस्त को पुलाव का स्वाद चखाने की बजाय उसे मजा चखाना ही ज्यादा जरूरी है। देखते ही देखते खोजा और उसका गधा मिलकर सारा पुलाव चट कर गए। जब खोजा बर्तन साफ कर रहा था तो उसका दोस्त आंखें मलता हुआ उसके पास पहुंचा और झुंझलाकर बोला, अरे खोजा, तुमने पूरा पुलाव अकेले ही कैसे खा लिया? मुझे क्यों नहीं जगाया? खोजा ने बड़े ही इत्मीनान से बताया, मेरे प्यारे दोस्त, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं आता? मैंने सोचा तुम्हें पुलाव खाना भी नहीं आता होगा, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। खोजा की एक अच्छी कहिए या खराब आदत थी कि वह जो भी काम करता था उसमें पूरी तरह रचबस कर करता था। फिर चाहे वह बादशाह को मूर्ख बनाने का काम हो या अपने प्यारे गधे को घास चरवाने का काम। खोजा के अड़ोसी पड़ोसी और दोस्त ही नहीं, उसका नेक और प्यारा समझदार गधा तक जानता था कि जब खोजा किसी काम में व्यस्त हो तो न तो उसके आसपास मंडराना चाहिए और न ही उससे कोई और बात कहनी चाहिए, चूंकि ऐसे मौकों पर कही गई कोई और बात खोजा के कानों तक तो पहुंचना दूर की बात, उसे अपने गधे के रेंकने की आवाज तक सुनाई नहीं देती थी। फिर भी ऐसे कई सिरफिरे खोजा से टकरा ही जाते थे जो उसे किसी और काम में व्यस्त होते देखकर भी अपनी राम कहानी कहने से चूकते नहीं थे, या जब वह किसी काम में लगा हो तब उसके आसपास मंडराने से बाज नहीं आते थे। उस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। खोजा अपने किसी दोस्त को चिट्ठी लिख रहा था। इतने में एक आदमी दबे पाव उसके पास आ पहुंचा और चुपचाप उसके पीछे खड़ा होकर चोरी से चिट्ठी पढ़ने लगा। खोजा को इस बात का पता चल गया। उसे उस आदमी की यह एक बेजा हरकत लगी, लेकिन उसने न तो टोका और न दूर हटने को कहा। उसे उम्मीद थी कि आने वाला आदमी खुद ही समझ गया होगा कि वह एक गलत काम कर रहा है, इसलिए वह बहुत जल्दी उससे दूर हट जाएगा। काफी देर हो गई, लेकिन उस नासमझ ने खोजा के पीछे से हटने की समझदारी नहीं दिखाई। तब खोजा ने उसे सबक सिखाने की एक योजना बना ली। उसने खत लिखना जारी रखा, लेकिन खत में जो लिखना शुरू किया वह इबादत कुछ इस प्रकार थी। मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हें बहुत कुछ लिखना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त मेरे पीछे एक बदतमीज और बेशर्म आदमी खड़ा है जो चोरी से मेरा खत पढ़ रहा है।
यह पढ़ते ही वह आदमी बौखला गया और खोजा के सामने आकर एतराज करने लगा। तुम मुझे गालियां क्यों दे रहे हो खोजा? मैंने तुम्हारी चिट्ठी कब पढ़ी? खोजा बोला, ओह, तुम तो बदतमीज ही नहीं, जरूरत से ज्यादा अक्लमंद भी मालूम होते हो। तुमने मेरी चिट्ठी नहीं पढ़ी तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं चिट्ठी में तुम्हारी बुराई लिख रहा हूं? क्या तुम बिना पढ़े केवल किसी के हाथ चलाने के ढंग से ही यह समझ जाते हो कि सामने वाला क्या लिख रहा है? अगर तुम वाकई इतने समझदार हो तो तुम्हें यह भी समझ होनी चाहिए कि कभी किसी दूसरे का खत नहीं पढ़ना चाहिए। इससे पहले कि खोजा उसे उसकी बेजा हरकत के लिए और शर्मिंदा करे। उसने खोजा के पास से भाग खड़ा होने में ही अपनी भलाई समझी। एक बार खोजा और उसका दोस्त पिकनिक मनाने के लिए निकले। शहर से दूर एक हरी भरी जगह पर पहुंचकर उन्होंने डेरा जमाया। गधे को चरने के लिए छोड़ा और स्वयं भी सैर-सपाटा करने निकल पड़े। थोड़ी देर सैर के बाद जब पेट में भूख से कुलबुले से उठने लगे तो अपने सामान के पास आए और पुलाव पकाने लगे। जैसे ही खोजा ने सारा सामान फैलाया, उसका दोस्त बोला, खोजा, मुझे न तो आग जलानी आती है और न ही सब्जी काटनी आती है और न आग पर देगची रखनी। मुझे दरअसल कुछ नहीं आता। यह कहकर वह एक पेड़ की छाया में चादर तान कर सो गया। खोजा ने गाजर काटी, आग जलाई और उस पर देगची रख दी। फिर उसने आधे चावल देगची में डाले, बाकी आधे पोटली में ही रखे छोड़ दिए और पोटली को हिफाजत से रख दिया। पुलाव पकने में जितनी देर लगी, खोजा पुलाव का पकना एकटक देखता रहा। जब पुलाव तैयार हो गया, तब उसे आग पर से उतारकर थोड़ा ठंडा होने के लिए जमीन पर रख छोड़ा। पुलाव खूब स्वादिष्ट बना था। उसकी खुशबू से खोजा का गधा भी प्रभावित हुए बिना न रह सका। वह घास चरना छोड़ खोजा के पास आकर अपनी दम हिलाने लगा। खोजा ने एक बार अपने सोए हुए दोस्त की ओर देखा, फिर अपने प्यारे गधे को। अगले ही पल उसने कुछ पुलाव अपने सामने रखी थाली में परोस और शेष अपने गधे के सामने रख दिया। फिर एक दूसरे के पूरक मालिक और सेवादार यानी खोजा और उसका गधा पुलाव का आनंद लेने में मशगूल हो गए। पुलाव वाकई जायकेदार बना था। खाते खाते खोजा के हाथ की बार थमे। उसने रह रहकर अपने दोस्त की ओर देखा। उसके मन में बार बार यह विचार आया कि उसे अपने दोस्त को जगा देना चाहिए, लेकिन हर बार उसने अपना इरादा त्याग दिया। उसने तय किया कि ऐसे दोस्त को पुलाव का स्वाद चखाने की बजाय उसे मजा चखाना ही ज्यादा जरूरी है। देखते ही देखते खोजा और उसका गधा मिलकर सारा पुलाव चट कर गए। जब खोजा बर्तन साफ कर रहा था तो उसका दोस्त आंखें मलता हुआ उसके पास पहुंचा और झुंझलाकर बोला, अरे खोजा, तुमने पूरा पुलाव अकेले ही कैसे खा लिया? मुझे क्यों नहीं जगाया? खोजा ने बड़े ही इत्मीनान से बताया, मेरे प्यारे दोस्त, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं आता? मैंने सोचा तुम्हें पुलाव खाना भी नहीं आता होगा, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। खोजा के गांव में एक आलसी रहता था। इस आदमी को जबरदस्ती किसी के भी गले पड़ जाने की आदत थी। इस आदत की वजह से वहां अधिकांश लोग उससे कन्नी काटते थे। वही यह आदमी अपनी इसी आदत के चलते काम न करने की अपनी जन्मजात आदत को बरकरार रखे हुए थे। चूंकि उसे खुद तो कोई काम करने की आदत नहीं थी, इसलिए जब भी उसे होता वह ऐसे आदमी के पीछे लग जाता था जो उस काम को कर सकता था। खोजा बहुत दिनों से उस आदमी को सबक सिखाने की योजना बना रहा था, लेकिन इस योजना को सफल बनाने में कामयाब खोजा से टकराया नहीं था। हाँ, खोजा ने इसके बारे में कई लोगों से सुना जरूर था कि वह महाआलसी है। अपना काम निकालने के लिए किसी के भी पीछे भूत की तरह पद जाता है। संयोग से एक दिन वह आदमी खोजा से टकरा गया।
खोजा ने उससे बेहद सलीके से बातचीत की और विदा लेने से पहले उसे अपने घर खाने की दावत भी दे दी। उस दिन वह आदमी खोजा के घर सुबह सवेरे ही पहुंच गया। पहुंचना ही था, चूंकि जीवन में पहली बार किसी ने उसे अपने घर बुलाया था। इसलिए उसने पिछले 3 दिन से खिन भी खाना तलाशने की कोशिश ही नहीं की थी। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि चौथे दिन खोजा के घर जाना ही है, तब पेट भर कर खाऊंगा। खोजा के घर पहुंचकर उसने बाहर से ही ऊंची आवाज में खोजा को निर्देश दिया, खोजा, कुछ पानी तो ले आओ। खाने से पहले जरा हाथ धो लूं। खोजा उसके लिए पानी ले आया। पानी उसके हाथ पर डालता हुआ बोला, माफ करना भाई, आज मैं तुम्हें खाना नहीं खिला पाऊंगा। क्यों? क्या बात है? खोजा ने बताया, बाकी सब सामान तो तैयार है, पर एक चीज की कमी रह गई है। एक छोटी सी चीज की। वह कौन सी चीज है? खोजा आलसी आदमी के कान के पास पहुंचा और धीरे से फुसफुसाया, काम करने वाले 2 हाथ की। वह आलसी आदमी तो सारे रास्ते एक ही बात सोचता हुआ आ रहा था कि उसे आज खाने को कौन कौन से पकवान मिलेंगे। अब खान ही नहीं मिलेगा, यह सुनते ही एकाएक उसकी भूख जोरों से जाग उठी। इससे पहले कि खोजा सारा पानी उसके हाथों पर डालकर जाया करे, उसने खोजा के हाथ से पानी का बर्तन छीना और सारा पानी गटागट एक ही बार में पी लिया। 4 दिन के भूखे पेट में ज्यों ही पानी पहुंचा, उसने धमाचौकड़ी मचानी शुरू कर दी। पेट पकड़कर बैठ गया और बुरी तरह से कराहने लगा। उस दिन से वह आलसी फिर खोजा के सामने कभी नहीं पड़ा। वह खोजा को देखते ही रास्ते से खिसक जाता था। खोजा ने उसे ऐसा सबक सिखाया था कि वह उससे कन्नी काटने लगा था। एक दिन बादशाह अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। उसके पास ही खोजा मुस्तैदी के साथ खड़ा था। अभी थोड़ी देर पहले ही दोनों में किसी मसले पर विचार विमर्श हुआ था, जिसमें खोजा ने बादशाह को अपनी राय बताई थी और बादशाह ने खोजा की राय पर रजामंदी जाहिर की थी। तभी बादशाह ने उस मसले से अपना ध्यान हटाया और अचानक खोजा से पूछा लिया, खोजा, ये राजकाज के मसले तो कभी खत्म नहीं होंगे। क्यों न कुछ देर के लिए ध्यान राजकाज से हटाकर हंसी ठिठोली की ओर लगाया जाए। आप हंसी ठिठोली के रंग में हैं, आलमपना। खोजा भी मुस्कराकर बोला, मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो करिए। बादशाह बोला, खोजा, अभी कुछ वर्ष पहले ही तुमने शादी की है। तुम अपनी बेगम का तो ख्याल रखते ही होंगे? हाँ जहांपना। अपनी बेगम को भला कौन नहीं चाहता। तब तो तुम जरूर ही यह बता सकोगे कि तुम्हारी बेगम हाथों में कितनी चूड़ियां पहनती हैं। खोजा खामोश रहा। उससे कोई जवाब देते नहीं बना। लेकिन बादशाह था कि उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने फिर से पूछा, बताओ खोजा, तुम्हारी बेगम हाथों में कितनी चूड़ियां पहनती हैं? खोजा ने कहा, आलमपना, अपनी बेगम के हाथों की चूड़ियां गिनने का तो मुझे कभी समय ही नहीं मिला। न मैंने कभी उसकी चूड़ियां की तरफ कभी ध्यान दिया। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। हाँ हाँ जरूर पूछो। बादशाह ने आनंदित होते हुए कहा, हुजूर, आप अपनी प्यारी दाढ़ी पर दिन भर में न जाने कितनी बार हाथ फिराते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? खोजा के इस अटपटे प्रश्न से बादशाह बौखला गया। कुछ पल रुककर उसने कहा, खोजा, इस सवाल का जवाब देना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा सवाल आसान है, तुमने जरूर अपनी बेगम की चूड़ियां गिनी होंगी। खोजा ने उत्तर दिया, आलमपना, स्त्री के हाथ की चूड़ियां गिनना भी असंभव ही है।
कारण यह कि स्त्रियां अपनी इच्छानुसार चूड़ियां की संख्या घटाया बढ़ाया करती हैं, किंतु जिस दरवाजे की सीढ़ियों से आप रोजाना आया जाया करते हैं, क्या उनकी संख्या ठीक ठीक बता सकते हैं? बादशाह बोला, खोजा, मुझे वह सीढ़ियां गिनने का कभी मौका ही नहीं मिला। इस पर खोजा ने कहा, जब सीढ़ियां जैसी ठोस और निश्चित रहने वाली चीजों की गिनती नहीं की तो फिर चूड़ियां कैसे गिनी जा सकती है? खोजा के ऐसे तथ्यपूर्ण उत्तर को सुनकर बादशाह खुश हो गया। उसने खोजा को पुरस्कार दिया और भविष्य में भी ऐसे तर्कपूर्ण उत्तर देने की शुभकामना दी। एक बार एक इमाम तालाब के किनारे हाथ पैर धो रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह तालाब में गिर पड़ा। इमाम का गिरना था कि तालाब के किनारे खड़े लोग उसे बचाने का उपाय करने लगे। एक आदमी ने अपना हाथ इमाम की ओर बढ़ाते हुए कहा, इमाम साहब, अपना हाथ मुझे दे दीजिए, मैं आपको बाहर खींच लूंगा। वह यही बात बार बार दोहराता रहा, पहले थोड़ी धीमी आवाज में, फिर जोर जोर से चिल्लाकर। वह बेचारा लगातार एक ही बात दोहराता रहा, लेकिन इमाम ने उसका हाथ नहीं थामा। इमाम तालाब में डूबता उतरता रहा। पानी से बाहर आने के लिए हाथ पैर मारता रहा, बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा, लेकिन उसने भूलकर भी उस मददगार के हाथ थामने के न तो लक्षण दिखाए और न उसकी तरफ एक बार भी देखा तक। तब लोगों ने सोचा कि इमाम बुद्धिमान आदमी है। उसे ऐसा लग रहा होगा कि जो आदमी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है और उन्हें अपना हाथ देने को कह रहा है, वह इतना कमजोर है कि वह इमाम को तो क्या बाहर निकालेगा, इस चक्कर में स्वयं भी तालाब में जा गिरेगा। तब और लोगों ने उस आदमी की तरह जोर जोर से यह बोलना शुरू कर दिया कि इमाम साहब, अपना हाथ मुझे दे दीजिए, मैं आपको बाहर खींच लूंगा। सब लोगों को यह उम्मीद थी कि इमाम साहब अपने आप तय कर लेंगे कि उन्हें किसकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात कि इमाम ने किसी भी आदमी की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाया। लोगों ने इसे इमाम की घबराहट समझा। उन्हें यकीन हो चला कि इमाम इसी तरह कुछ देर और असमंजस में रहे तो फिर उन्हें डूबने से कोई नहीं बचा सकेगा। तभी घूमता घामता खोजा वहां आ पहुंचा। खोजा पर नजर पड़ते ही सब लोगों ने मिलकर उससे विनती की कि वह किसी तरह इमाम को बचा ले। दूर से ही लोगों की चिल्लाहट सुनकर खोजा यह जान चुका था कि इमाम को बचाने के लिए अब तक क्या उपाय किए जा चुके हैं। सबके कहने पर खोजा तालाब के किनारे तक आया और सबको सुनाते हुए बोला, भाइयों, इमाम साहब अपनी जिंदगी में सिर्फ दूसरों से लेना जानते हैं, किसी को कुछ देना नहीं जानते। फिर उसने इमाम की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बोला, इमाम साहब, मेरा हाथ थाम लीजिए, मैं आपको बाहर खींच लूंगा। यह सुनते ही इमाम ने लपककर खोजा का हाथ थाम लिया। फिर उसी का हाथ थामे हुए वह तालाब के किनारे आ लगा। खोजा गांव-गांव में घूमकर लोगों की बीमारियों का इलाज था। हुनरमंद तो वह था ही, उसकी बताई दवाइयां इतनी सस्ती होती थी कि गरीब से गरीब आदमी भी उन्हें खरीद सकता था। यही नहीं, खोजा अक्सर दवाई का नाम या कोई ऐसी जड़ी बूटी खाने की सलाह देता था जो आसानी से कहीं भी किसी भी मुल्क में मिल सकती थी। कई बार खोजा मरीजों को बिना दवाई के ही ठीक कर देता था। दरअसल वह मरीज को देखते ही जान जाता था कि वह किस बीमारी का शिकार है, या ज्यादा मेहनत करने की वजह से या कम भोजन मिलने की वजह से उसका शरीर रोगियों जैसा हो गया है। ऐसे मरीजों को दवाई न देकर आराम करने या पूरी खुराक खाने की सलाह देता था और जाहिर है कि मरीज बिना कोई दवाई खाए तंदुरुस्त हो जाते थे। खोजा की हकीमी से सस्ती सामग्री से बनी दवाइयों को महंगे दामों पर बेचने वाले कुछ रईस लोग बेहद नाराज थे। खोजा जब भी किसी गांव का चक्कर लगा जाता था, वहां उनकी दवाइयों की बिक्री न के बराबर रह जाती थी। वे सब लोग खोजा को ठिकाने लगाने की फिराक में रहा करते थे।
उनकी दिली इच्छा थी कि खोजा की दवाई खाने से कोई बीमार अल्लाह को प्यारा हो जाए ताकि वे इस बात का ढिंढोरा पीटकर खोजा को बदनाम कर सकें। यह उनका दुर्भाग्य ही था कि ऐसी नौबत कभी नहीं आई थी। खोजा की बताई दवाई खाकर भले चंगे तो बहुत होते देखे गए, लेकिन ऐसा कभी देखने में तो दूर सुनने में भी नहीं आया कि खोजा की दवाई खाने के बाद कोई अल्लाह को प्यारा हुआ हो। अलबत्ता लोग ज्यादा दिन तक अस्वस्थ भी नहीं रहते थे। आखिर एक रईस ने खुद खोजा को बदनाम करने की योजना बनाई। वह बीमार बनकर खोजा के पास पहुंचा और बोला, खोजा, कल रात में जब मैं सो रहा था तो अचानक एक चूहा मुंह के रास्ते मेरे पेट में चला गया। इसका क्या इलाज है? खोजा ताड़ गया कि यह रईस बीमारी का इलाज जानने के लिए नहीं, उसे हैरान करने आया है। फिर भी खोजा ने उसे इलाज बताने से पहले डपट लगाई, तुम भी कैसे बेवकूफ हो सेठ जी। खैर, आपसे जो मूर्खता हो गई सो हो गई। वैसे इसका इलाज बड़ा आसान है। आप अंदर चलकर बिस्तर पर लेट जाओ। जितना संभव हो मुंह खोलकर लेटना। मैं अभी एक बिल्ली मंगवाता हूँ। वह जरूर तुम्हारे पेट के चूहे को खा जाएगी। मेरी समझ से तो आपकी बीमारी का दूसरा कोई इलाज नहीं है। यह सुनना था कि सेठ एकदम बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और सरपट अपने घर की ओर भाग खड़ा हुआ।